ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने इलास्टिक चैप्टर को कवर कर लिया है कंप्लीटली। उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम तीसरी क्लास में उसके नीमी पीडीएफ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सभी अपनी पीडीएफ निकाल लो। पीडीएफ में 148 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। निकाल लिया सभी ने? यस सर। क्वेश्चन नंबर 148, विच इज इलास्टिक मटेरियल? इनमें से इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? नाइलॉन, पॉलीस्टीरीन, सेल्यूलोइड, पॉलीकार्बोनेट्स। बताओ कौन सा है इसमें? नाइलॉन मैंने बताया था फर्स्ट में, जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तभी बताया था मैंने। ठीक है, नाइलॉन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल? प्लास्टिक के 2 टाइप बताए थे मैंने, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेट। तो ये है थर्मोप्लास्टिक वाला, यानी कि फर्स्ट टाइप का, जिसको हम कई बार गर्म ठंडा कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है? बटर, ब्यूटाइल रबर, नाइलॉन, नियोप्रीन एंड विनाइल पॉलीमर्स। विनाइल पॉलीमर्स। इसके बाद मैंने और बताया था पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन, या दूसरा ये होता है पॉलीविनाइल वाला। ठीक है बेटा, पॉलीविनाइल पॉलीमर्स। तो डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अभी देखो 150 क्वेश्चन क्या है? What is the maximum percentage of stretch of its original length is allowable for elastic material? यानी कोई इलास्टिक मटेरियल है, उसको हम कितने प्रतिशत या कितने गुना उसको हम खींच सकते हैं, उसकी लिमिट प्रत्यास्था सीमा क्या होती है? 3 गुना तक खींच सकते हैं बेटा। तो कितनी परसेंटेज में हो जाएगा वो? 300%। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। What is the ratio between the change in dimension बटे ओरिजिनल डायमेंशन? क्या कहलाता है बताओ? स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूल चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि आकार में परिवर्तन बटे मूल आकार। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी बताओ भाई? ऊपर तो हो गया चेंज इन डायमेंशन, नीचे हो गया ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन से डायमेंशन कट जाएगा, लेंथ वाले मिलेंगे तो लेंथ से लेंथ कट जाएगी, और वॉल्यूम वाले मिलेंगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगी। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है स्ट्रेन की। तो कोई क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 का कौन सा ऑप्शन है? डी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पे। वही सेम है, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। बताओ कौन सा स्ट्रेन होगा ये? लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। इसमें लंबाई बढ़ती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, भाई लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कौन सा रेशियो होता है ये? पॉइसन रेशियो। इसलिए लिखा मैंने पॉइजन शुरू में इसलिए बोला था, मुझे पता ही इसका जो नाम है ऐसा ही लगता है पॉइजन रेशियो, लेकिन ये पॉइसन रेशियो है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 155। भाई अगर किसी मटेरियल की लंबाई में चेंज हो रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे? क्या बताया था मैंने? पहली क्लास में बताया था ना, इससे पहले वाली क्लास, सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने। चेंज इन लेंथ को किससे लिखते हैं? या तो डेल्टा लगाते हैं आगे, या फिर ट्रायंगुलर वाली शेप लगाते हैं साथ में, एल के साथ में लगाएंगे। वो एल तो रहेगा, एल कोई भी हो सकता है, कैपिटल एल भी हो सकता है, स्मॉल एल भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे या तो डेल्टा लगा हुआ मिलेगा या फिर ट्रायंगुलर शेप टाइप मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन सही है इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 156, विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस का नाम आते दिमाग में क्या आना चाहिए? इलास्टिक मटेरियल है, स्टोन हैंग कर दिया मैंने तो फोर्स लग रहा है नीचे। स्टोन वेट ही तो है एक प्रकार से, उसको क्या बोल सकते हो? लोड बोल सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? लोड बटे एरिया। लोड और एरिया का रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 157 और 158 दोनों देखो, लैडर वाला एग्जांपल दिया था मैंने। दोनों बैम्बू पे अलग अलग, मतलब अलग अलग एक्सिस पे फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। इसमें देखो, ये इस तरफ एक्सिस हो गया, ये इस एक्सिस पे फोर्स लग रहा है। तो इस प्रकार का जो फोर्स होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर शियर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उसकी शेप में भी चेंज आता है, वो कहलाता है
सीरिंग स्ट्रेस। तो 157 का ऑप्शन नंबर सी, शियर फोर्स इज द राइट आंसर। 158 का शियर स्ट्रेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 159। बल्क मॉडुलस क्या होता है? टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने 3 पढ़े। पहला यंग, यंग को किससे लिखते हैं? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के से। तो ये बल्क मॉडुलस के बारे में पूछ रहा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? किसका रेशियो होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये पढ़ा था हमने, स्ट्रेस बटे, तो देखो ऑप्शंस में स्ट्रेस बटे स्ट्रेन कहां पे है। बल्क मॉडुलस में क्या था? वॉल्यूमेट्रिक आएगा, तो इसमें सी ऑप्शन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि सी इसका सही ऑप्शन है इसका। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पे। विच लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के समानुपाती होता है। कौन सा लॉ बताया था मैंने? हुक्स लॉ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अभी देखो, अभी इस मैप पे आ जाओ। इस मैप के अंदर अगला क्वेश्चन है, इस मैप के अंदर सी पॉइंट कौन सा है? यील्ड पॉइंट, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? प्रभाव बिंदु। इसके अंदर बी पॉइंट कौन सा है? इलास्टिक लिमिट। ए पॉइंट कौन सा है? डी पॉइंट कौन सा है? ई पॉइंट कौन सा है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है 161 में सी पॉइंट का नाम, यानी कि यील्ड पॉइंट, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162 पे ये बोल रहा है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंड बाय ए मटेरियल बिफोर रप्चर? यानी कि उस मटेरियल को टूटने से पहले उसके ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है वो कौन सा कहलाता है? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी कि डी वाला पॉइंट कहलाएगा वो। तो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट स्ट्रेस बड़ा होता है या वर्किंग स्ट्रेस बड़ा होता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। शाबाश, गुड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 164। रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। वही बताओ, अल्टीमेट लोड बटे ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन क्या आएगा? अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 165। पॉइंट बी क्या होता है? पहले कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166। सीरिंग स्ट्रेस और सीरिंग स्ट्रेन का रेशियो, यानी कि शियर स्ट्रेस बटे सीरिंग स्ट्रेन क्या कहलाता है? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में लास्ट वाला टाइप, तीसरे प्रकार का टाइप, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 167। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? भाई इसमें स्ट्रेस बटे जो स्ट्रेन होगा सब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगे। अब इसमें कौन कौन सा हो सकता है? यंग मॉडुलस भी हो सकता है, बल्क मॉडुलस भी हो सकता है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हो सकता है। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि भाई लीनियर स्ट्रेन तो नाम नहीं है, तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन हमेशा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, चाहे वो कोई सा भी हो। तो क्या हो जाएगा इसका? यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। अगला देखो, विच फोर्स एक्ट्स ऑन क्रैंक शाफ्ट? शाफ्ट जब स्टार्ट होती है, क्रैंक करती है, जैसे गाड़ी को जब सेल्फ मारते हैं, टॉर्क, शाफ्ट जब घूमती है उसके ऊपर जो इनिशियल टॉर्क लगता है, उस टाइम कौन सा फोर्स लगता है उसके ऊपर? देखो, अगर हमें नहीं भी पता है शियर स्ट्रेस क्या होता है जिससे शेप चेंज होती है, तो शाफ्ट जब घूमेगी, क्रैंक होगा, तो क्या शेप चेंज होगी? दूसरा दे रखा है, तीसरा ऑप्शन, दूसरे को स्किप करते, तीसरा टेंसाइल, क्या उसके अंदर खिंचाव पैदा हो रहा है कहीं पे? क्या उसके अंदर कंप्रेस हो रही है कोई चीज? तो दूसरा ऑप्शन बच गया, टॉर्सनल फोर्स। जब इनिशियल टॉर्क लगता है शाफ्ट के अंदर, जब क्रैंक होता है, तो उस फोर्स को बोलते हैं टॉर्सनल फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे। विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोसेट प्लास्टिक कौन सा होता है कि एक बार जो गर्म हो गया फिर उसको ठंडा कर लिया, कठोर हो जाएगा, फिर दोबारा उसको गर्म नहीं कर सकते। तो उसके जो रेजिन जो यूज होता है, विनाइल पॉलीमर्स तो अपना थर्मोप्लास्ट वाला हो गया,
पॉलीस्टीरीन भी मैंने उसी का बताया था, पॉलीस्टीरीन, पॉलीइथिलीन और पॉलीविनाइल वाला, वो होता है थर्मोप्लास्ट में या थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोसेट में होता है मेलामाइन रेजिन्स वाला, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिनाइल, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया, ये सब इसी में आते हैं, मेलामाइन रेजिन्स वाले, यानी थर्मोसेट प्लास्ट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अभी इसके बाद अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। अब इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हम। पढ़ो एक बार क्वेश्चन 170 क्वेश्चन को पढ़ो, क्या निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 170 क्या निकालना है हमें इसमें। What force will be required to punch a hole of 10 mm dia in a 1 mm thick plate if the allowable shear stress is 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि shear stress की वैल्यू दे इसमें स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है। स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। निकालना क्या है हमें? फोर्स निकालना है, इसका एरिया। अगर हमें एरिया पता चल जाए, स्ट्रेस किसके बराबर होता है मैंने बता रखा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया। हमें स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, अगर एरिया की वैल्यू निकालने आ जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है कि हमें एक 10 mm का होल, डायामीटर का, उस प्लेट मोटी कितनी है वो, उसकी थिकनेस कितनी है, 1 mm है उसकी थिकनेस, और उसके अंदर 10 mm डायामीटर का होल करना है। बताओ एरिया कैसे निकलेगा इसका। 10 mm का हमने होल किया, उसके अंदर किस प्रकार का होल होगा वो। अबे किसी कोई मेटल है 1 mm मोटी है, ये टेबल मान लो, टेबल है, इस टेबल के अंदर अगर आप होल करोगे तो जिस प्रकार की ड्रिल जो यूज करोगे, होल होगा इसमें, तो उसकी कैसी शेप बनेगी, बेलनाकार शेप बनेगी, नहीं बनेगी, सिलेंड्रिकल शेप में जाएगा अंदर। तो हमें उसका एरिया निकालना है, उस होल का एरिया निकालना है हमें। बेलनाकार बनेगा, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ऊपर उसके कैसी शेप बनेगी, सर्कुलर शेप बनेगी, और उसकी हाइट से उसको गुना कर देंगे। होल का जो डाया है, सरकमफ्रेंस होगा उसका डाया, 2πr होगा, जैसे डायमीटर दे रखा है उसका 10 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5, और h कितना हो जाएगा, 1 mm थिक है, h इज इक्वल टू 1, तो 2πr/h कर दूं, यानी कि 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 7, r की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 1 होगी। 2πr/h होगा ना इसका फार्मूला भाई। एक तो उस होल का सरकमफ्रेंस वाला एरिया हो जाएगा, फिर उसको हाइट से कर देंगे गुणा उसका, तो उस पूरे होल का एरिया निकल जाएगा। इसके अंदर एक यही पॉइंट इसके अंदर नोट करने लायक है। इसमें ये याद रखना, किसी भी प्लेट के अंदर अगर एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, सर्कल की सरकमफ्रेंस ले ली, या फिर सिंपल याद रख लो, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाना है इसमें, 2πr/h। कितना हो जाएगा बताओ, बताओ, 5 दूनी 10, 22 को 10 से गुणा करोगे 220/7। अब इसको सोल्व करके बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। स्ट्रेस की वैल्यू देखो यहां रख दो, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 50, फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है, एरिया कितना निकल गया 220/7। सोल्व करो इसको, फोर्स की वैल्यू निकालो, दोनों की गुणा कर दो, 50 गुणा में 220/7 करो बेटा, निकालो। बाई पंजू 110 के बाद 20/7, बताओ क्या आंसर आएगा। अब तो निकाल दो, 7 एकम 7, 4 बच गया 40, 7 पंजू 35, 5 7 7 49, 1 7 एकम 7, 3 7 चौक
1571.4, यानी कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन। समझ में आया? अभी इसके अंदर सिर्फ बेटा ये जो एरिया निकालना है ये मेन चीज है इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 171। What is the tensile stress if a square rod of 10 mm side is tested for a tensile load of 1000 kg? स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? जोर से क्यों नहीं बोल रहे? स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? खाना नहीं खा के आए क्या? फोर्स कितना हो गया इसमें? 100 kg लोड है, 100 हो गया। स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, वर्ग की एक साइड दे रखी है 10 mm, तो एरिया कितना हो जाएगा? अरे वर्ग की एक भुजा दे रखी है 10 mm, तो उसका एरिया क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का? हाँ तो बोलो ना, 10 गुना 10 यानी कि 100 हो जाएगा, 100 mm स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 10 kg बटे mm स्क्वायर होगा ना, एरिया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे। 172 में क्या पूछा हुआ है? What is the tensile strain if a force of 3.2 kilonewton is applied to a bar of original length 2800 mm extends the bar? स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? इसमें टेंसाइल स्ट्रेन निकालनी है। स्ट्रेन का फार्मूला क्या बताया था? चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें लेंथ कितनी चेंज हुई है? 0.5। ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है? करो इसको भाग दो, बताओ। वन 1786 यानी कि ए आंसर 0.0001786। आया किसी का ये? आया बेटा? सही है? तो यानी कि इसका ए आंसर सही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 173 करते हैं। 173 में क्या है? हाउ मच स्ट्रेन इज डेवलप इन एन आयरन रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ। फिर स्ट्रेन निकालना है। फिर वही स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है बताओ? स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हो रही है? 1 मीटर उसकी ओरिजिनल लेंथ है और 1 सेंटीमीटर चेंज हो रही है, तो चेंज कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसको 100 से भाग कर दो, 0.01। कौन सा ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 174। बताओ 174 में क्या है? व्हाट इज द यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि y किसके बराबर होता है बताओ? लीनियर स्ट्रेस बटे लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेस किसके बराबर होगा? स्ट्रेस किसके बराबर होता है? फोर्स बटे। इसमें फोर्स कितना दे रखा है? सस्पेंशन देखो 8 kg का वेट है। यंग मॉडुलस किसके बराबर होगा? फोर्स बटे एरिया यानी कि लीनियर स्ट्रेस बटे लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बटे यानी कि डेल्टा एल बटे एल। ठीक है, अब फोर्स बटे एरिया किसके बराबर हो गया? फोर्स किसके बराबर हो गया? 8 हो गया ना। एरिया किसके बराबर हो गया बताओ? इफ ए वायर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग एंड 0.8 mm स्क्वायर, एरिया कितना हो गया? 0.8। 8 बटे 0.8 बटे चेंज इन लेंथ कितना है? इंक्रीज इन लेंथ बाय 1.6 mm
1.6 mm लेंथ चेंज होगी। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, अब इसको मिलीमीटर में बदलो, एक जीरो और लगा दो। इसको सोल्व करके बताओ, बताओ सोल्व करके क्या आएगा, क्या हो जाएगा? देखो ऊपर 80 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर 2000, नीचे 1.6 है, एक जीरो और लगा दो 10, नीचे आ जाएगा 16। अब ये 16 एकम 16, 16 पंजू 80, 2 चौक 8, 1000, 4 को कर दिया तो 250, कितना आ गया? 12,500। ठीक है, न्यूट वही केजी पर mm स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस यंग मॉडुलस की भी यूनिट क्या होगी भाई? स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं, तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन है, तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 देखो, व्हाट इज द सेफ स्ट्रेस इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज 35 kg per mm square एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या फार्मूला होता है बताओ? फैक्टर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस बटे अल्टीमेट स्ट्रेस कितना दे रखा है इसमें? 35 अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया। अभी इसमें निकालना क्या है? सेफ स्ट्रेस यानी कि वर्किंग स्ट्रेस निकालना है। नीचे आ जाएगा सेफ स्ट्रेस यानी कि वर्किंग स्ट्रेस। अब इसको सोल्व करो। सेफ स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है हमें? 5। 5 बराबर 35 बटे सेफ स्ट्रेस। तो सेफ स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी? सेफ स्ट्रेस इज इक्वल टू 35 बटे 5 यानी कि 7। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का 176। ये शेप देखो, क्या बताया था मैंने इसमें? स्ट्रेस में एक ही अक्ष के ऊपर फोर्स लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ है, एक ही दिशा में, और उसमें दबाव, इसमें इसकी लेंथ कम होगी ना, दबाव उत्पन्न होगा इसके ऊपर, तो कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा ये? अगर इनकी एरो की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसकी बाहर इसकी इधर बाहर होती है, तब कौन सा स्ट्रेस होता है? ये टेंसाइल स्ट्रेस। वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा अभी अपना इलास्टिसिटी वाला चैप्टर थ्योरेटिकल पार्ट भी फिनिश हो गया है, और पीडीएफ, नीमी पीडीएफ के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन भी फिनिश हो गया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।